लिखें, क्लास नोट्स निकालें। कल डीपीपी 10 दी थी, एक बार उसको निकाल लें, उसके 2-3 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। डीपीपी नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें बढ़िया एक चीज है, वो ध्यान से देखिएगा। सभी लोग डीपीपी निकाल लें। निकालिए डीपीपी। अब देखिए सवाल नंबर 12, एक बार पढ़ लें, क्लास नोट्स में करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12 लिख लें। देखें क्या कह रहा है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10। तो 60 पे रखा है और फोकल लेंथ 10 है। डायग्राम बनाएंगे तो रखा है 60 पे और फोकल लेंथ 10 है। अब जरा जल्दी से पहले साइन कन्वेंशन देखें। खेल साइन कन्वेंशन का है। बताइए, ऑब्जेक्ट सामने रखा है तो क्या होगा, माइनस, तो यू होगा माइनस का 60, फोकल लेंथ 10 नहीं, माइनस का 10। दो बातें याद रखिए, यू माइनस 60, एफ माइनस, एफ क्यों माइनस है बताइए, क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉनकेव। अब एक बहुत अच्छी बात दी हुई है जो आपको पढ़नी है। वो कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 1 mm। भाई ये 1 mm क्या है, ये ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड मतलब ऑब्जेक्ट होता है यू, शिफ्ट किया है मतलब ये यू का चेंज है, और चेंज कैसा है, बहुत छोटा, मतलब ये डी है। ये सोचना ही सवाल में इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट को किसका आया, पहले ऑब्जेक्ट u1 पे था, बाद में ऑब्जेक्ट u2 पे आ गया, तो चेंज इन u, और पर वो कैसा है, बहुत छोटा। कैसे पता चला, 1 mm है, mm इसका मतलब बहुत छोटा। अब पूछा क्या है बताइए, पूछा क्या है, फाइंड द शिफ्ट इन इमेज, क्या पूछा बताइए, dv। अब आपको याद आना चाहिए dv बराबर माइनस एम स्क्वायर du, ये याद आना चाहिए। अब फिर निकालना पड़ेगा m राजा है, m राजा है, f अपॉन f माइनस u, f माइनस 10 u माइनस का 60, तो माइनस 10 प्लस 60, तो माइनस 10 बटे 50। तो बताइए m कितना आएगा, माइनस 1/5। ये m आ गया, पुट कर दीजिए। du कितना है 1 mm एंड m की वैल्यू है माइनस 1/5, तो dv आ जाएगा माइनस 1/5 का स्क्वायर इंटू 1 mm। अच्छा सवाल है, ये चमकता नहीं है कि du है, इसलिए अच्छा सवाल है। ये चमकना इंपॉर्टेंट है कि ये du है। अच्छा, आंसर में माइनस किस बात को सिग्निफाई कर रहा है, आंसर में माइनस बता रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के साथ जा रहा होगा तो ये कहां जाएगा, अपोजिट, पीछे। स्टार लगा लीजिए, अच्छा सवाल है। क्लियर है। अब इसी तरह का है एक क्वेश्चन नंबर देखिए 9th भी अच्छा सवाल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9th में क्या ये पता ही नहीं चलता कि ऑब्जेक्ट कहां है, इसलिए सवाल फेमस है। अब इसके लिए वो बात काम आएगी, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये डेफिनेशन काम आएगी 9th में। क्वेश्चन नंबर 9th में ये काम आएगा, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसलिए 9th बढ़िया, 9th आप एक बार पढ़िए, डायग्राम बनाइए, फिर समझाता हूं। क्या कह रहा है 9th, a beam of convergent line converges to point 5 in front of a mirror after reflection, but in the absence of mirror the beam converges to a point behind the mirror। लैंग्वेज समझ नहीं आ रही क्या कहना चाहता है, लैंग्वेज बहुत कठिन है इसकी, इसलिए सवाल अच्छा बन गया। बाकी आप देखना 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है गिवन लिखने के बाद। अब आप समझिएगा बात को, मजा आएगा, 10 मिनट लग जाए सवाल में तो भी फायदेमंद है। क्या कह रहा है, ये बीम आई, ये देखिए, पहले इसका नाम बताइए कौन है, इंसिडेंट। ऑब्जेक्ट की परिभाषा चैप्टर खत्म होने को आ रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब ओ नहीं होता, ऑब्जेक्ट मतलब होता है इंसिडेंट रेज का। अब इसका अगर मिरर नहीं होता तो ये आगे जाती, अगर मिरर नहीं होता तो ये आगे जाके मिलती, तो जो पॉइंट पी है यही तो ऑब्जेक्ट है। इस बात को समझिए, ये बच्चा नहीं समझता है कि ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या है, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ मिरर द बीम कन्वर्जेस टू अ पॉइंट 0.2 मीटर बिहाइंड द मिरर, ये 0.2 मीटर है, और मिरर की प्रेजेंस की वजह से वो रिफ्लेक्ट हो गई, ये देखिए टक टक। अब ब्लू कलर की रेस का नाम बताइए, रिफ्लेक्टेड, और इनका कन्वर्जन, इनका इंटरसेक्शन क्या देगा, इमेज। बस इसलिए सवाल अपने आप में यूनिक है, बहुत कम जगह दिखता है। इसमें ये नहीं पता चलता कि ऑब्जेक्ट क्या है। आप फिर बोल लीजिए, शनिवार का समय है, सुबह का दिन है, फिर बोल लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, वो ऑब्जेक्ट है। अब बताइए, प्लस माइनस का डर यही है, इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छा फंडा बता दिया, कभी फेल नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा। मिरर के सामने नेगेटिव, मिरर के पीछे पॉजिटिव, कभी आपको डाउट ही नहीं आएगा। मिरर के सामने नेगेटिव, मिरर के पीछे पॉजिटिव। अब बताइए ऑब्जेक्ट कहां है, मिरर के पीछे प्लस 0.2, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और v माइनस का 0.5। अब ये 10th क्लास का सवाल हो गया, u और v पता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जो मैंने आपको कहा था गिवन लिखने के बाद ये 10वीं क्लास का सवाल बन जाएगा। सवाल स्टार लगा लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है। तेज बोलिए, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है, ऐसा कहां लिखा हुआ है?
हाँ तो पैरेलल लाइट थी ना, पैरेलल थोड़ी ना है। डाइवर्ज और कन्वर्ज हमेशा किसके लिए होता है? पैरेलल लाइट पे डिपेंड होता है। बताइए क्या ये बात ओके है? अब देखिए सॉल्व कर लें इसको। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v माइनस का 0.5, u प्लस का 0.2, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10/5, 10/2। एलसीएम बोलो, एलसीएम बोलो। 10, 5 दूना 10, 2 पंजे 10, तो 30/10। तो बताइए f कितना जाएगा? उल्टा कर देंगे 1/3 मीटर। मीटर में आएगा, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि आपने सारा डेटा मीटर में ही रखा है। अच्छा सवाल, काम का सवाल। अब इसने पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो f आया है। अब f बराबर होता है r/2, तो r आ जाएगा 66.666। क्लियर है क्या बात? अच्छा सवाल था भाई, ये स्टार लगा के रखिए, काम का सवाल है, रिवीजन का सवाल है। बढ़े आगे। अब देखिए सवाल नंबर 7वां, सवाल नंबर 7वां। सातवां बहुत अच्छा है। उसने कहा रे डायग्राम दे रखा है, बताओ कितनी गलतियां हैं। हाँ देखिए सारी रे गलत बनाई है भाई ने, पता नहीं क्या ही किया है। ये देखो, ये पहली रे ये ऐसी बना दी, गलत है। क्यों सर, ऐसे क्यों नहीं आ सकती सर ये? अरे भाई सबसे पहले क्या खींचो? नॉर्मल। ये नॉर्मल खींचा। अब बताओ नॉर्मल से जितने एंगल पे आएगी उतनी एंगल पे जाएगी, तो ऐसे जानी थी, वापस कैसे आ जाएगी? गलत हो गया, ये ऐसे आनी थी। दूसरी रे देखिए, दूसरी रे आई ऐसे और चली गई ऐसे, ये भी गलत है यार। क्यों? यहाँ फिर खींची नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ से पास होगा? सेंटर से। जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे जाएगी, तो ये गलत हो गई, ये सही है। भाई ने तीसरी रे कहाँ से ली है? तीसरी रे ली है बिल्कुल ऐसे, ये सेंटर से पास हो रही है। अब सोचिए जो सेंटर से पास होगी वो वापस क्या कर जाएगी? रिट्रेस। पर भाई ने कहाँ भेजी उसको? उसको कहाँ भेजा है? नीचे। ये भी गलत हो गया। कहाँ जाएगी बताइए? ये वापस रिट्रेस करेगी, अलोंग द नॉर्मल आएगी, वापस चली जाएगी। तो कितनी गलतियां हैं? 3। तीनों ही रे गलत बना रखी है भाई ने। बढ़े आगे। एक और देखिए इसका अच्छा सवाल, सवाल नंबर 11। इसको भी डायग्राम बना लें कॉपी में, कॉपी में बना लें 11वां सवाल। 11वां देखें। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ इमेज एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए, मैंने वैसे कराया है, फिर बताता हूं। सबसे पहले बताइए क्या इस रॉड के हर पॉइंट की दूरी मिरर से सेम है क्या? नहीं है। ऐसा दिमाग में आते ही फिर आपको दिमाग लगाना चाहिए, इस केस में क्या करते हैं? किनारों किनारों की क्या बनाते हैं? इमेज। ये बात थोड़ा सा समझिए। आइए एक बार मैं आपको और समझाता हूं। ये फेमस सवाल है, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, नीट में आया हुआ है, जेई में आए हुए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। एक बार पेन पेंसिल छोड़िए, एकदम मस्ती से समझिए, दिमाग में बैठ जाए। देखिए ज्यादातर सवाल में आप ऑब्जेक्ट ऐसे रखते हो, तो इसमें तो क्या होता है, इसके हर पॉइंट की मिरर से दूरी सेम रहती है। एक बार मिरर फॉर्मूला लगाइए, मस्त हो जाइए, काम हो गया। पर इसमें हर पॉइंट की मिरर से दूरी अलग अलग है, इस पॉइंट की अलग है, इस पॉइंट की अलग है। तो ऐसे केस में क्या करें? कितनी बार मिरर फॉर्मूला लगाएं? 2 बार। मजे की बात है, ज्यादातर एक बार आपको छूट मिल जाएगी। क्यों छूट मिल गई? जरा देखिए, ये पॉइंट सी पर है तो इसकी इमेज यहीं बनेगी। मान लो ये बिंदु, इसका नाम दे रखा है क्या भाई? क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? इसका क्यू, इसका पी। तो बताओ क्या क्यू की इमेज, क्यू की इमेज क्यू पर ही बन जाएगी? क्यों बताइए, कारण बताइए, कारण बताइए। 2f पर है। तसली से सीख लो, सवाल कठिन है, हाँ मिलाना कोई जरूरी नहीं है। बिंदु 2f पर है, 2f की इमेज 2f पर बनती है। 2-3 पूरा वाक्य बोल लो, थोड़ा नींद खुल जाएगी, याद भी हो जाएगा। 2f की इमेज 2f पे बनती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के 2f पे रखा हो तो उसकी इमेज 2f पर ही बनती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f पर है तो उसकी इमेज 2f पर ही बनती है, हैविंग सेम साइज, हैविंग। तो ये तो फ्री हो गया। अब बताओ चर्चा किसकी हुई? p की। मजे आएंगे। अब p की दूरी कहां से लाएं? ये दूरी कहां से लेकर आए? तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 2f है, ये f/4 है, तो ये कितना बचा? 2f माइनस f/4, 7f/4। फील करिए, ये दूरी यहां तक 2f, कैसे पता चला? सी है ना, सी की दूरी 2f होती है, ये f/4। तो बताइए u 7f/4 नहीं, माइनस। डर यही तो है, आपको रोज समझाते हैं, आप रोज गलती करते हैं, हम भी रोज आपको समझाएंगे, पीछे पड़े रहेंगे, कभी तो सीखोगे। चिल्लाएंगे, डांटेंगे, चिड़ेंगे तो उससे क्या होगा? गलतियां होती हैं, सिखाएंगे। माइनस क्यों आया बताइए? मिरर के सामने है और कॉनकेव मिरर है, तो f नहीं। बस इसके बाद तो 10th क्लास बन जाती है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। u की जगह माइनस 7f/4, f की जगह माइनस f, तो माइनस 4/7f माइनस 1/f, तो उसको वहां ले जाएं, माइनस 1/f प्लस 4/7f। बताइए एलसीएम लीजिए, कितना? 7f, तो ये 7 प्लस कितना? 4, तो 1/v माइनस का 3/7f। कैलकुलेशन तो सही करी मैंने?
4 दूना 8, 8 में से 7 गया, एक बार चेक कर लो आप लोग भी। पूरी डीपीपी बढ़िया है 10 नंबर। मिरर के अभी मैं सारे सवाल आपको छांट के लिखवाता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। आज का दिन है, शनिवार की क्लास के बाद पूरा दिन मिलेगा, कल पूरा दिन है, एकदम बढ़िया तैयार कर लीजिए। हाँ जी, कितना आ रहा है बताइए? वी कितना आ रहा है भाई? माइनस का 7f/3। अब फोटो बनाना वो बहुत अच्छा है, इमेज की फोटो। हाँ जी बताइए, क्यू की इमेज तो क्यू पे ही बन गई, क्यू की इमेज तो क्यू पे ही बन गई 2f, और इसकी कहां बनी? -7/3। एक बार भाग देखो देखो तो कितना आएगा? 3 दूना 6, मतलब 2 से ज्यादा, तो पीछे बनेगी। क्यू की तो क्यू पे बनी, पी की पीछे बनी, और कहां बनेगी? 7f/3। अब देखो फोटो क्यों दमदार है, समझो। 5 मिनट यहां भी खर्च कर दो तो मन खुश हो जाएगा। एक बार फोटो देखो सब लोग, फोटो देखो, मन खुश होगा। पेन का रंग बदल लेता हूं, डिजिटल बोर्ड के कलर के भी तो आनंद लें, नहीं तो कोर्स खत्म हो जाएगा, बोर्ड का आनंद ही नहीं ले पाएंगे। आइए देखें, इसके भी आनंद समय समय पर लेने चाहिए। ये देखिए, ये लंबाई कितनी है? ये वाली 2f पर है, तो क्या ये 2f पे बन गई? क्यू की इमेज क्यू पे बन गई। अब जैसे जैसे आप फोकस की तरफ बढ़ रहे हैं, बताइए इमेज कहां बढ़ेगी? ये देखिए पीछे बढ़ रही है भाई साहब, और कैसी होती जा रही है? बड़ी होनी भी चाहिए ना। बहुत अलग अलग तरह के कारण है। पहला, 10वीं कक्षा, फोकस की तरफ जाओगे, इमेज इन्फिनिटी तरफ भागेगी। दूसरा, ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ जाता है तो इमेज मिरर से अवे जाती है और बड़ी होती जाती है। ये देखिए डिस्टॉर्ट हो गई। अब बता सकते हैं लेंथ ऑफ इमेज, ये किनारा 7/3 पर, ये किनारा 2f पे, तो लेंथ ऑफ इमेज 7f/3 - 2f, 3 LCM 7f - 6f f/3। कितना बढ़िया सवाल है लेंथ ऑफ इमेज। आप जितनी बार करेंगे उतना फायदा देगा सवाल। बोलिए क्या बात ओके है? और क्या पूछा बताइए? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वो क्या होता है बताइए? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ इमेज। बताइए लेंथ ऑफ इमेज कितनी है? f/3। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट f/4, तो बताइए कितना आ गया? 4/3। अच्छा सवाल। कई लोग -4/3 लगा देते हैं, कौन सा ज्यादा सही है बताइए? माइनस या प्लस? माइनस। पूछिए क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड हो गई। बताइए क्या बात ओके है? अब ये पूरा आपका स्फेरिकल मिरर तैयार है, पन्ने पलट लें, और क्या क्या आपको होमवर्क करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। 3 घंटे 4 घंटे केवल स्फेरिकल मिरर पढ़े, ताकि आपको एकदम स्फेरिकल मिरर एकदम एक एक चीज आनी चाहिए। पन्ने पलट लें, कहां से स्फेरिकल मिरर शुरू हुआ था। 4 साढ़े 4 लेक्चर इसमें अपने खर्च करे, और बढ़िया टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो क्या सिलेबस में ही नहीं है, पढ़ेंगे सही उसको, पर आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसने डायरेक्ट स्फेरिकल मिरर से शुरू किया है। अब इसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, और एक एक चीज करो। अब इसमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले करिए 1.2। ये अपन ने पूरी सॉल्व कर ली क्लास में, शानदार। देखो इसके कितने सवाल हैं? कितने सवाल हैं? 23। ये पूरे करने हैं, ये अच्छे से क्लास में बता दिए। फिर है 1.11 जिसमें लेंस और मिरर के सवाल थे, जो कल अपन ने किए थे 1.11। इसमें बताइए कितने क्वेश्चन थे? 7। और डीपीपी नंबर 10, ये पूरी भी स्फेरिकल मिरर की है। कितने? 15। अब आनंद आ जाएगा आपको, कहीं आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही कहां है। 45 सवाल है भाई, तूने 45 ईमानदारी से कर लिए, तेरे मिरर के फंडे क्लियर हो गए। कोई और ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 500 सवाल करने की मिरर में आवश्यकता नहीं होती है। ये सब टॉपिक है, सब टॉपिक में तो 50-60 सवाल कर लिए तो आपका मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर। बाकी माइनर में देंगे, सेमी मेजर में देंगे, मेजर में देंगे, तब और रिवाइज होता जाएगा। तो समय दीजिए, बिना समय दिए टॉपिक तैयार नहीं होगा, और इससे कॉन्फिडेंस आएगा। एक छोटा टॉपिक पकड़िए, अच्छा यार मिरर को 4 घंटे पढ़ते हैं यार, लेंस को पढ़ा। अब कल एक बेनिफिट मिल रहा है। क्या बेनिफिट मिल रहा है? कल प्रिज्म आ रहा है भाई। अब टारगेट बनाइए यार, ये सारे क्वेश्चन ना अलग से कॉपी में करके दिखाऊंगा सर को। 2 सेशन हो चुके, वो तो मैंने टेढ़े मेढ़े कर लिए, अब सुधर जाऊं। एक जेई मेन की अलग से पीवाईक्यू की कॉपी डाल लेता हूं, क्योंकि ऐसे सेशन तो 40-50 लेकर आएंगे सर साल भर में। अभी 2 सेशन तो मैंने लापरवाही कर ली, अब तो समझ जाऊं, मौका मिल रहा है बार बार समझने का। सेशन 3 आ रहा है, तो क्या करूं यार, एक अलग से कॉपी डाल दूं। उसकी कॉपी की हेडिंग यही है, जेई पीवाईक्यू डिकोडिंग। तो क्या होगा, 2 सेशन तो लापरवाही भी निकाल दिया ऐसे हल्ले बुल्ले में, अब तीसरे से समझ जाऊं जब मौका मिले। तो क्या होगा, ऐसे 50 सेशन आएंगे, तो यार 50 सेशन अपने जेई मेन कितने तगड़े क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और क्या होगा, सिर्फ सारे सवाल किसके होंगे? जेई मेन के, और 24 से 25 क्वेश्चन का टारगेट है बस। आज तक प्रिज्म के जितने सवाल आए, 25 सवाल आपने प्रिज्म के कर लिए, आपको प्रिज्म टॉपिक वापस रिव्यू हो गया अप टू जेई लेवल। थोड़ा सा मेहनत मांगता है, और मेहनत तो करनी चाहिए। कंफर्ट जोन में रहोगे तो कैसे काम चलेगा? मेहनत तो मांगेगा ना, सिलेक्शन सैक्रिफाइस तो मांगेगा ना, संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। धीरे धीरे चीजें तैयार होती जाएंगी। तो थोड़ा सा और सिस्टमेटिक होइए। क्या मेरे पास एक कॉपी होगी अलग से जेई मेन डिकोड, जिसमें 50 सेशन मैं नवंबर दिसंबर तक करूंगा, तो सर उसमें 50 सेशन मेरे सब कवर हो जाएंगे, सारे जेई मेन, मुझे अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में मेरे पास एक 1200-1500 का क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। करिए, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अच्छा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हैंग डालिए। लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्लेन मिरर भी पढ़ेंगे, पर प्लेन मिरर सिलेबस में नहीं है, इसलिए चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे आ गए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आसान टॉपिक, इस साल भी क्वेश्चन आया था और बहुत आसानी से सॉल्व होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे पहले पढ़ते हैं विजुअल एंगल। चलिए सर विजुअल एंगल पढ़ते हैं। पास लाने पर अक्षर बड़े तो नहीं हो गए? हाँ यार इतनी तो समझ है सर, हम 17-18 साल के हो गए, अक्षर तो बड़े नहीं हुए सर। आंखें बड़ी हो गई क्या? नहीं सर, आंखें भी वही साइज रही। तो ऐसा क्या हुआ कि पास लाने पर हमें वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अक्षर पढ़ पा रहे हैं। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये बोतल का साइज है, अभी ये नीचे हिस्सा, ये ऊपर हिस्सा, तो ये बोतल का साइज ये रहा, ठीक है। अभी मैं पीछे एक बच्चे को खड़ा करता हूं, आप उसकी तरफ देखिएगा। बेटा लास्ट बेंच, भाई मोबाइल में घुसा हुआ है, कॉपी थी। अच्छा भाई मुझे बोतल का साइज बता, टेबल पर खड़ा हो जा, उस पर खड़ा हो जा, बैठने वाली सीट पर, ठीक है। अब मुझे बोतल का साइज बताना, एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर ऐसे रख के नाप वहां से बोतल का साइज।
वहां से इमेजिन कर, एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे, ऐसे ऐसे कर, तो कहीं मार रहा है, तो बैठ, शर्म आ गया भाई, यहाँ पीछे वाले, हाँ खड़े हो। अब मुझे बोतल का साइज बताना कैसे रखना, एक हाथ तो बोतल के निचले सिरे पर और एक हाथ बोतल के ऊपरी सिरे पर रख के बताओ। हाँ, अब आप देखो वो बोतल का साइज इतना बता रहा है, जबकि बोतल तो इतनी, और दूर जाओगे तो बोतल इतनी सी दिखेगी। जैसे यहाँ से खड़े होकर आप दूर की बिल्डिंग देखेंगे तो आपको लगेगा सर ये इतनी बिल्डिंग, तो सर ये क्या तरीका है, पास से बोतल इतनी बड़ी दिख रही है, दूर से जाएंगे तो बोतल छोटी दिखती जा रही है। ये सारा खेल है विजुअल एंगल का, इसके पीछे की पूरी फिजिक्स विजुअल एंगल है। आपको सामान्यतः अक्षर पढ़ने में नहीं आता तो पता पहला काम क्या करते हो, पेन को पास लाते हो और पास लाके आराम से पढ़ लेते हो। तो पास लाने पर हो क्या जाता है वो देखिए, आनंद आएगा आपको। ये मेरी आंख की संरचना है, आंख के अंदर होता है एक लेंस जो परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया है, ईश्वर ने दिया है, जिसकी शक्ति अपरंपार है, और ये अंदर एक लेंस लगा हुआ है। लेंस के पीछे एक पर्दा होता है जिसे हमें बोलते हैं रेटिना। ये आंख के अंदर का लेंस है। ये ऑब्जेक्ट यहां रखा और लेंस इसकी पर्दे पर क्या बनाता है, इमेज। ये देखिए, ये पर्दे पे क्या बनी, इमेज, ये इमेज बनी। ये ऑब्जेक्ट आंख पे जो एंगल बनाता है, इसी एंगल को बोलते हैं विजुअल एंगल। द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, इस एंगल को क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। आप चमत्कार देखिएगा कि चमत्कार क्या है। जब ऑब्जेक्ट यहां था तो ये साइज बन रहा था रेटिना पर, जब ऑब्जेक्ट दूर चला गया, देखिए मैंने साइज वही रखा ऑब्जेक्ट का, पानी की बोतल वही रखी, पर आंख को दूर ले गया। अब आप देखना रेटिना पे जो इमेज बनी वो कैसी बन रही है, छोटी। और जो रेटिना पर इमेज बनेगी वही मेरा परसेप्शन आएगा। तो मुझे बोतल कैसी दिखाई दे रही है, छोटी। जैसे जैसे दूर जा रहा हूं, पहले देखिए ये विजुअल एंगल इतना बड़ा था, बाद में विजुअल एंगल छोटा हो गया। अब अच्छे शब्द बोलोगे तो मजा आएगा। जब अक्षर दूर थे तो क्या था, उनके द्वारा आंख पे बनाया गया विजुअल एंगल छोटा था, रेटिना पर इमेज छोटी बन रही थी, और वो इतनी छोटी थी कि मैं अक्षर को पढ़ भी नहीं पा रहा था। जैसे ही एजी सर आपने पेन को पास लाए तो ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पे बनाया गया विजुअल एंगल बढ़ गया, रेटिना पर इमेज कैसी बनी, बड़ी। ऑब्जेक्ट का साइज वही है, ये देखिए ऑब्जेक्ट के साइज में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, पर मजे की बात देखिए, रेटिना पर जो इमेज बन रही है उसका साइज क्या हो रहा है, चेंज। और जो रेटिना पर बनेगी वही तो मुझे परसेप्शन आएगा। अब बताइए व्हाट इज विजुअल एंगल, ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। आज हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। हम टेलीस्कोप से, हमने बचपन में पढ़ा है या कभी देखा हो, चांद तारे देखते हैं, और टेलीस्कोप से चांद तारे देखने पर बड़े दिखाई देते हैं। यार टेलीस्कोप क्या कर देता है, क्या चांद को बड़ा कर रहा है क्या, नहीं, बड़ा तो नहीं कर रहा। क्या मेरी आंख बड़ी कर रहा है, नहीं, केवल और केवल वो क्या बढ़ा रहा है, विजुअल एंगल। और अगर विजुअल एंगल बढ़ जाएगा तो बताइए क्या होगा, रेटिना पर इमेज बड़ी बनेगी, और इमेज बड़ी बनेगी तो मुझे परसेप्शन भी बड़ा आएगा। एक बार और समझाता हूं, थोड़ा मेरे ऊपर से जा रहा है, आइए। आंख के अंदर का लेंस, ये आंख के अंदर का लेंस जो हमें ईश्वर ने दिया है। जब ऑब्जेक्ट पास में, ये देखिए, तो इमेज यहां बनी, और इमेज का ये देखिए कितना अच्छा साइज बना। अब यही ऑब्जेक्ट इतनी ही साइज का मैं दूर ले गया। अब आप खुद देखना, पेन का रंग बदलता हूं, साइज वही है, पर आप देखना जो इमेज पर्दे पे बन रही है वो कैसी बन रही है, छोटी। अब कुछ कनेक्ट हो रहा है कि जैसे जैसे मैं बोतल को दूर से देख रहा हूं, ये बोतल मुझे अभी इतनी दिखाई दे रही है, फिर और गया मुझे इतनी दिखी, और गया मुझे और छोटी दिख रही है, और दूर गया मुझे छोटी दिख रही है। कारण क्या है, इसको शब्दों में बोलिए सर। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, कोशिश करिए कि कहीं अटके ही नहीं, अपन अटक जाते हैं। अपन को थोड़ा सा अपने आप को डांटना चाहिए कि क्या कर रहा हूं यार, मैं कितना गया बीता हूं, मैं वाकई नहीं बोल पाता कि जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं, बोतल के द्वारा आंख पे बनाया गया विजुअल एंगल। और अगर विजुअल एंगल छोटा होगा तो रेटिना पे जो इमेज बनेगी तो मुझे जो परसेप्शन आएगा वो भी छोटा आएगा। जब मैंने पेन को दूर रखा तो मैं अक्षर नहीं पढ़ पा रहा था, मुझे अक्षर विजिबल ही नहीं थे, पर जैसे ही मैंने पेन को पास लाया मैंने आराम से पढ़ लिया, मेड इन इंडिया, ब्लू, 0.7 फ्लेयर, पॉइंट पेन। कारण क्या हुआ, जब पेन पास में आ गया तो इन अक्षरों के द्वारा आंख पे बनाया गया विजुअल एंगल बढ़ गया, और रेटिना पर इमेज भी बड़ी बनी, और मैंने उनको आराम से पढ़ लिया। क्या कुछ विजुअल एंगल की सेटिंग समझ में आ रही है? तो ये इंस्ट्रूमेंट करते क्या है, माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, इनका एक जवाब है, क्या बढ़ा देते हैं। और अगर विजुअल एंगल बढ़ेगा तो रेटिना पर इमेज भी और मुझे परसेप्शन भी बढ़ाए। देन व्हाट इज विजुअल एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आवर आई। लिखना शुरू करिए। जितना बड़ा विजुअल एंगल होगा, रेटिना पर इमेज भी बड़ी बनेगी और परसेप्शन भी ज्यादा आएगा, बड़ा आएगा। तो सारे इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, एक लाइन में आंसर दीजिए, विजुअल एंगल बढ़ाते हैं। अब आपको देखिए कि आप पेन को पास तो ला रहे हो अक्षर पढ़ने के लिए, कि आपको अक्षर छोटा दिख रहा था तो आपने क्या किया, पेन को पास लाए, हाँ यार सर नंबर सही दिख रहा है सर, थोड़ा धुंधला दिख रहा है और पास लिया है सर, विजुअल एंगल बढ़ रहा है सर, अच्छी बात है सर। ऐसा नहीं पास लाते थे चिपका ही दोगे, ऐसा नहीं सर और अच्छा दिखा लो सर, अब पढ़ो सर, अब पढ़ो। तो आप ऐसे नहीं चिपका सकते, है ना। तो क्या होता है, हमारी हेल्दी ह्यूमन आई के लिए एक नियर पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। हम ज्यादा से ज्यादा कितना पास ला सकते हैं, 25। अगर 25 पर लाने के बाद भी मुझे नहीं दिखेगा तब मैं सोचूंगा यार चलो अब माइक्रोस्कोप खरीद के लाते हैं। जैसे हाथ है, अब हाथ में आपने सबको पता है, अब इसको माइक्रोस्कोप से देखूं तो इसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया नाच रहे होंगे, लाखों करोड़ों। आप देख लीजिए इसको माइक्रोस्कोप में, पर अभी नेकेड आई से नहीं दिख रहे, अभी भी नहीं दिख रहा है, पास में नहीं दिख रहा है, और पास में नहीं दिख रहा है। अब क्या हुआ, क्यों सर अब विजुअल एंगल नहीं बढ़ा क्या, हम बढ़ा, पर बैक्टीरिया का साइज ही इतना छोटा है कि इतना पास लाने पर भी वो दिखाई
तो पहला तो आपने क्या किया, अगर आपको पेन में अक्षर देखना था, आप पास लाए आपने कहा कौन पैसे खर्च करेगा यार, इतने रुपए में तो कुछ खा पी लूंगा, है ना। तो पर क्या है, पर हाथ को पास लाने पर भी हाथ के बैक्टीरिया नहीं दिखाई दे रहे। वो आपने 9th में किया होगा, स्लाइड पर दही लगाते थे, याद है, और कर्ड या कोई ब्लड लगा के आपने देखा, है ना, स्लाइड पे माइक्रोस्कोप में इसको ले जाते थे, तो आपको नेकेड आई से तो नहीं दिखते, पर अगर दही के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया है, तो वो किससे दिख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है, और विजुअल एंगल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए यहां तक बराबर आइए। तो एक बेसिक बात बोलिए, बेसिक बात क्या है, बेसिक बात क्या है कि भैया विजुअल एंगल क्या होता है, जितना बड़ा विजुअल एंगल उतना रेटिना पे बड़ी इमेज और उतना ही हमें फील होगा, फील होना, परसेप्शन होना, ये एक बात है। बोतल की साइज तो इतनी है, बिल्डिंग यहां से आप शॉप स्टॉप देखोगे, भैया पर्दा हटा दो एक बार, शॉप स्टॉप की बिल्डिंग देखोगे तो नीचे से ऊपर तक केवल इतनी है, आप देख लो है, और जिसने बनाई उसको यार इतनी सी बिल्डिंग है, मैं इसको अटका जाएगा, इतने रुपए लग गए और तुम बिल्डिंग इतनी सी है। परसेप्शन, व्हाट इज परसेप्शन, यही तो परसेप्शन है यार, इतनी तो लग रही है, मैं झूठ कहां बोल रहा हूं, तो ये आपका परसेप्शन है, जबकि वास्तविक बिल्डिंग की साइज इतनी नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो रेटिना पर बनेगा वही तो मुझे परसेप्शन होगा। अब जैसे सन है, आपको देखिए सन है, मून है, अपन छत पे खड़े हो और अपन इस तरह से रजिस्टर को रख दें, भाई साहब पूरा मून ही छुप जाएगा। आप देखिए, कोशिश करके देखिए, तो क्या मून का साइज केवल इतना ही है कि जो इससे छुप जाता है? नहीं, आपको परसेप्शन आ रहा है कि मून का साइज इतना है, पर मून का साइज वास्तव में इतना नहीं है। तो अब क्या उत्तर है इसका? उसका उत्तर आपको पता है बचपन से, मून बहुत दूर है। अब बहुत दूर है इसलिए छोटा दिखता है, ये तो छठी क्लास का बच्चा भी जानता है। अब आपके पास एक बढ़िया आंसर आया, शनिवार के दिन सुबह 7:45 बजे, मून बहुत दूर है, तो मून के द्वारा आंख पर बनाया गया विजुअल एंगल बहुत छोटा है, इसलिए रेटिना पर इमेज भी, इसलिए हमें क्या नजर आएगा, छोटा। अब टेलीस्कोप की सहायता से आप मून को देख रहे हो, अब आप देखना यहीं से एक बात जन्म लेगी, मैग्नीफाइंग पावर। वो क्या होता है वो देखिए, मैंने नेकेड आई से, नेकेड आई का मतलब होता है विदाउट इंस्ट्रूमेंट, छत से खड़े होकर मून को देख रहा हूं, और मून मेरी आंख पर लेट सपोज कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 2 डिग्री। ये नेचुरल मून की बात हो रही है जो आकाश में, वैसे सबके मून अपने अलग अलग हैं, है ना सर, मेरा 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 सर मेरा मून तो पास वाले हॉस्टल में रहता है ना। तो ये इंडिविजुअल मून की बात नहीं हो रही है, ये कौन से मून की बात हो रही है, जो अपना नेचुरल मून है सभी के लिए, बाकी सबका इंडिविजुअल मून अलग अलग होता है ना। तो हम छत पे खड़े हैं और हम चंद्रमा को देख रहे हैं, तो चंद्रमा हमारे आंख पे कितने एंगल बना रहा है, 2 डिग्री। ये कब है, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, तो इस एंगल को बोलते हैं अल्फा। अब मान लो बताइए आपने टेलीस्कोप यूज किया, यूजिंग टेलीस्कोप, अब आप बताइए वही मून आपको बड़ा दिखेगा या छोटा दिखेगा? अब वही मून आई पर कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 12। ये कब है बताइए, विथ इंस्ट्रूमेंट। इसे बोलते हैं अल्फा, इसे बोलते हैं बीटा। देन एक न्यू टर्म आई जिसे कहा जाता है मैग्नीफाइंग पावर, कुछ किताबों में इसका नाम होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये भी आप खुद समझिए, सर हमने एक पढ़ा था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन HI/HO, फिर एक लॉन्गिट्यूडनल LI/LO। अब इसको खुद देखिए, एंगुलर मतलब इसमें क्या आएंगे, एंगल आएगा, ऊपर इमेज का था नीचे ऑब्जेक्ट का, तो सिंबल है इसका बड़ा M। विदाउट इंस्ट्रूमेंट कितना था, अल्फा, बाद में कितना हो गया, बीटा बाय अल्फा। सॉल्व करके देखें तो अल्फा था 2, बाद में था 12, तो बताइए मैग्निफिकेशन मतलब उस टेलीस्कोप से कितना गुना दिखाई दे रहा है, 6 गुना दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर। ये अल्फा बताइए कब है, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, और बीटा कब है, विद इंस्ट्रूमेंट। फील करिए, इस M की कोई यूनिट नहीं होती। लास्ट स्लाइड में कुछ लिखना था क्या? अगला टेस्ट 20 जुलाई को है, डेट आ चुकी है 20 जुलाई। रे ऑप्टिक्स पूरा हो जाएगा तब तक, अभी से समय आपके पास 6 दिन, पूरा रिवाइज करिए। ज्यादातर आएगा बाद में से, मिरर में से, लेंस में से, पर स्टार्टिंग का भी देंगे, इसलिए पूरा रे ऑप्टिक्स तैयार करिए। 6-6 घंटे पढ़िए रोज अगले संडे तक, क्योंकि पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में खूब सारा है, तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो याद अच्छा होगा। टेस्ट के बहाने क्या तैयारी हो जाती है, रोज पढ़ते हैं, टेस्ट है तो तैयारी बढ़िया होती है। क्या आगे बढ़ें क्या? अब अपन इंस्ट्रूमेंट शुरू करते हैं। माइक्रोस्कोप अपने सिलेबस में है, टेलीस्कोप अपने सिलेबस में है, तो सबसे पहले हेड डालिए माइक्रोस्कोप, जल्दी आओ। माइक्रोस्कोप, कल एक कॉपी चाहिए जेईई मेन की अलग से, उसमें सेशन 3, 1, 2 आपने करे नहीं करे, कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको बाद में कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं करे, पर सेशन 3 से अपने आप को रेगुलर करें। ये हर संडे का फीचर होगा, टेस्ट होगा संडे नहीं लेंगे, बाकी हर संडे होगा, कभी फ्राइडे को हो गया, कभी सैटरडे की लेट नाइट लगाया, पर ऐसे में खूब सारे सेशन लेने, ताकि हम धीरे धीरे दिसंबर तक आते आते हमारे जेईई मेन के सारे क्वेश्चन हो जाए। और हमारा टारगेट क्या है, जो टॉपिक चल रहा है उसी के जेईई मेन, और थोड़ा लेट, अब प्रिज्म पढ़े हो गए 10-12 दिन, तो प्रिज्म का वापस रिव्यू हो जाएगा, फिर अगला आएगा प्रिज्म के बाद लेंस, अब लेंस पढ़े काफी दिन हो जाएंगे तब तक, फिर लेंस रिवाइज हो जाएगा, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रिवाइज हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा पीछे 10 दिन का ब्रेक लगा के चला रहे हैं, ताकि पुराना टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज होता जाए। बोलिए क्या बात सही है? अभी तक 2 सेशन हो चुके हैं। पहला सेशन था अपरेंट डेप्थ का, चिड़िया मछली का, और दूसरा सेशन था प्यारे बच्चों TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कल आ रहा है जबरदस्त सेशन प्रिज्म का, 24 सवाल हैं प्रिज्म के, और सारे के सारे जेईई मेन के हैं, जो आपको थोड़े से लेवल को और बढ़ाएगा। क्या बात सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंड डालिए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप 2 तरह के हैं, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पहला पढ़ते हैं। अब अच्छा मुझे बताइए, एक वो बात रह गई कि ना पेंसिल को पास देखना था, तो कितना पास लाते थे? 25। आंख से तो चिपका देंगे, कितना पास ला सकते हैं? 25।
आप इस बात को थोड़ा फील करिए तो सवाल टॉपिक में मजा आएगा। पहला काम क्या है, अरे यार सर कौन खरीदेगा माइक्रोस्कोप, कौन पैसे लगाएगा सर, सर पहले नहीं दिखाना सर, क्या करो पास लाके देखो, पढ़ लिया फ्लेयर मूव 0.7 mm पेंसिल लिखा हुआ है, तो क्या रहा, अरे सर कोई खरीदने की जरूरत नहीं सर मस्त रहो। तो पहले आपने क्या किया बताइए, पास लाए, कितना पास ला सकते हैं 25, तो आपने क्या किया समझना बात को, ये आपने ऑब्जेक्ट लिया, ये आपकी आंख, और आंख के कितना पास ले जाके रख दिया 25, ये ऑब्जेक्ट अब आंख पे ये एंगल बना रहा है अल्फा, क्या कोई इंस्ट्रूमेंट का उपयोग लिया, नहीं, ये कब है बताइए, विदाउट इंस्ट्रूमेंट। एक एक बात को समझना तभी तो मजा है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट। सर 25 पे क्यों रखा, अरे यार मैंने सोचा जितना बिना इंस्ट्रूमेंट के पढ़ सकता हूं उतना तो पढ़ूं, काहे को यार खर्च करूं, वैसे यहाँ पे फीस पे इतना खर्च हो रखा है, क्यों खर्च करें, तो अपने सोचा यार इंस्ट्रूमेंट का अपन को जरूरत ही ना पड़े। पर हाथ में इतने बैक्टीरिया हैं, दही अपन खाते हैं, दही में इतने बैक्टीरिया हैं, पर वो दही नेकेड आई से इतना पास लाओगे तो अभी वो बैक्टीरिया नहीं दिखते, मतलब अब क्या खरीदना पड़ेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो इस अल्फा को भी बढ़ा देगा, उस अल्फा को भी बढ़ा देगा। ये बताइए इसमें मैं आपसे पूछूं अल्फा की वैल्यू बताइए, कोई बताएगा अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बताइए एचओ बेस, इस 25 को बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं डी, और डी का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्या बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये एक नॉर्मल आई के लिए ये कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, अगर जिसका नहीं होता है फिर तो पेशेंट हो गया, 10वीं क्लास में पढ़ते थे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये किसके लिए बात हो रही है, नॉर्मल ह्यूमन आई, क्या बात सही है। अब इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, सिंस अल्फा इज स्मॉल, तो बताइए अल्फा की वैल्यू आ गई एचओ बाय डी। अब हम पढ़ेंगे, पहले आप लिख लीजिए इतना, और क्या थोड़ा सा बात को समझते हुए चलिए कि सर 25 पे क्यों रखा भाई, तो आपके पास एकदम बढ़िया जवाब हो, यार इंस्ट्रूमेंट खरीदना नहीं पड़े तो जितना पास ला सकते हैं उतना पास ले आए, पर अभी भी नहीं दिख रहा सर, हाथ के बैक्टीरिया, दही के बैक्टीरिया 25 सेंटीमीटर लाने पे भी नहीं दिख रहे। अब दुकान चलो सर, इंतजार करना 10 साढ़े 10 तक दुकान खुलेगी, फिर चलेंगे और वहां से क्या खरीद के ले आएंगे, माइक्रोस्कोप। हाँ पहले नोट कर लो फिर चलेंगे। अब सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं होता, सीधा एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसी को बोलते हैं मैग्नीफायर, जो हमारे घरों में भी होता है, या हमने कभी सीरियल वगैरह में देखा हो इस तरह का सीआईडी वगैरह में, देखिए नॉर्मल लेंस, यही तो कहलाता है मैग्नीफायर। इस तरह से जो अपन देखते हैं घर पे अपने होता है, बिल्कुल कागज जलाने के काम भी जो आता है, याद करिए मैग्नीफायर, इसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, पर है ये सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस, और कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देख लीजिए कैसे काम करता है, कैसे काम करता है वो देखिए, सब लोग बोर्ड पे देखना, एक बार में समझ में आएगा, बोर्ड पे देखिएगा, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस, पहली कंडीशन ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, सी और एफ के बीच में, सभी लोग बोर्ड पे देखना, अच्छा लगेगा। ये लाइट आई पैरेलल, बताइए कहां से जाएगी, फोकस से, सेंटर वाली बताइए कैसे निकलेगी, सीधी। अब आप देखिए आगे जाके मिली ही नहीं रही है, कहां बढ़ाऊं, पीछे, ये देखिए अपने आप देखिए क्या बन गई इमेज, कैसी बनी, एनलार्ज, कैसी बनी, एनलार्ज, रियल या वर्चुअल, एनलार्ज, वर्चुअल, इरेक्ट या इन्वर्ट, इरेक्ट। यहां से जो आंख होगी, ये भी एक अच्छा सवाल, इस आंख को क्या दिखता होगा बताइए, रियल ऑब्जेक्ट दिखता होगा या इमेज, या दोनों, आंसर है इमेज, क्योंकि इसके आंख में जो रेज जा रही है ना भाई, वो कौन सी रेज जा रही है पता है आपको, रिफ्रैक्टेड रेज, ये रिफ्रैक्टेड रेज है, देखिए ये रिफ्रैक्टेड रेज है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, इसको क्या दिखती है, इमेज, कैसी दिखती है, बड़ी और सीधी, बड़ी और सीधी। मैं आपको दिखाना चाहता था, जैसे अपन अखबार पढ़ते हैं, वैसे आप फील कर सकते हैं, अखबार पढ़ते हैं मान लो जैसे दादाजी, तो लेंस लगा के पढ़ रहे हैं, तो उनको छोटे और बड़े अक्षर थोड़ा दिखेंगे, दोनों क्या दिखेंगे, केवल बड़े अक्षर, और कैसे दिखेंगे, सीधे। आप देखो कितनी जबरदस्त फिजिक्स है, बड़े अक्षर दिख रहे हैं और अक्षर कैसे दिख रहे हैं, सीधे, बड़े और सीधे, देख लीजिए ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, ये लिखिए ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ना कोई आपसे डायग्राम बनाने को कह रहा है, ना आपको कोई डेरिवेशन कहेगा, 12th बोर्ड में तो डायग्राम डेरिवेशन सब आते हैं, पर हमें तो सीधा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। जल्दी आइए, चलो नेक्स्ट करो, दिमाग में सेटअप बैठा, विजुअल एंगल क्या होता है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं विजुअल एंगल बढ़ता है, पर कितना पास लाएं, 25 ही ला सकते हैं, थोड़ा उसको प्रैक्टिकली फील करिए, फॉर्मूला याद करना न्यूमेरिकल तो एक अच्छी बात है, प्रैक्टिकल फील करिए, कितना पास ला सकते हैं 25, पर यार 25 पे लाने के बाद भी नहीं दिख रहा, फिर अपने कहा चलो सर अब दुकान चलेंगे, और दुकान चल के क्या लेकर आएंगे, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में देखिए उस ऑब्जेक्ट को कैसी इमेज बना दी, बड़ी, कैसे बना दी, एनलार्ज, सीधी, इरेक्ट, वर्चुअल। क्या बात ओके है, चलिए आगे बढ़ें क्या। अब इसका जो मैग्नीफाइंग पावर आता है, उसका डेरिवेशन तो आवश्यकता नहीं है, सीधा याद कर सकते हैं, डी बाई यू। डी क्या है बताइए, डी, डी हमेशा कितना रहेगा, 25 सेंटीमीटर। यू क्या है, यू इतने दिन से पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब दो केस होते हैं पूरे माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, कंपाउंड में, दो केस पढ़ेंगे। केस 1 व्हेन फाइनल इमेज is formed at infinity. Case 2 when final image is formed at 25 सेंटीमीटर। अब ये भी मजे है कि सर दो केस ही क्यों है, हर चीज को सुनने समझने के तरीके होते हैं, सर दो केस ही क्यों बनाए, और ये इमेज कहां है सर, देखिए रही इमेज, फील करेगा तो चीजें समझ में आएंगी, ये इमेज है। अब आपने कितने केस बनाए बताइए, दो, क्या क्या, कि ये फाइनल इमेज कहां बने, 25 पर या इन्फिनिटी। क्यों सर, ऐसा क्यों, एक एग्जांपल सुनिए आपको बात समझ में आएगी। एक छठी क्लास का मैथ्स बच्चा है जिसका मैथ्स का पेपर है, और पेपर 100 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब आपको पता लगाना है उसके बच्चे के मैथ्स में कितने नंबर आए, आप ना तो उसको जानते हो,
ना उसके स्कूल में किसी टीचर को जानते हो, वो ट्यूशन जाता है नहीं जानता है, नहीं आपको ये भी नहीं पता, उसने मैथ्स की किताब भी खरीदी या नहीं खरीदी आपको ये भी नहीं पता, स्कूल उसके कभी लगी या नहीं लगी आपको नहीं पता, आप उस बच्चे से नहीं मिले, किसी गांव में रहता है, आप कमरे नंबर 103 में बैठे हो, आपको कोई जानकारी नहीं है, फिर भी आप दावे से कह सकते हो सर आप हुआ गांव में मिले आओ, मैं तो यहीं बैठे बैठे कह सकता हूं उसके नंबर 0 से 100 के बीच में आएंगे। मतलब सर आप हुआ आप फ्री बैठे हो, मेरे पास समय नहीं है, पर सर मैं दावे से कह सकता हूं सर यहाँ सर मैं उसको नहीं जानता सर, ना सर उसके पास मैथ्स है, उसके माता पिता गणित जानते हैं नहीं जानते हैं, ट्यूशन जाता है नहीं जाता है, कॉपी है नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता, पर सर मैं यहीं बैठे बैठे बता सकता हूं सर उसके नंबर सर आप चेक करके आ जाना, मैं आपको यहीं मिलूंगा सर, इसी जगह पे मिलूंगा, आप मिल आइएगा, पर मैं दावे से कह दूंगा सर उसके नंबर 0 से, और आप भी एग्री कर रहे हो हाँ यार बात तो सही है, क्योंकि 0 मिनिमम है और 100 नेगेटिव है नहीं, तो आप वही बात यहां क्यों नहीं सोचते? फाइनल इमेज की किताबों में 2 केस क्यों है? अगर फाइनल इमेज 25 से कम पे बन जाएगी तो दिखेगी नहीं ना भाई, 25 से कम की काम की नहीं है, और इंफिनिटी से दूर कुछ होता नहीं है। आप इतने बच्चे बैठे हो, मैं सबको सिंपल माइक्रोस्कोप दिला देता हूं सबको, आप देखिए आप सबकी इमेज मैं बाहर से बता दूंगा, तुम सबकी इमेज 25 से इनफाइनाइट के बीच में ही बनेगी, कारण क्या है? इंफिनिटी से दूर कुछ होता नहीं है, और 25 से अगर पास बन गई तो हमारे कोई काम की नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो देखिए आपको माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, कंपाउंड में हर बार वो कितने केस बना के देगा? तो तेरे दिमाग में बात घुसनी तो चाहिए यार, 2 केस क्यों बनाते हैं? अब तुझे पता है अरे यार फाइनल इमेज 25 से कम की काम की नहीं है, और इंफिनिटी से दूर हमें दिखेगा नहीं। यार इंफिनिटी का दिखता है क्या सर? सर क्या बात कर सर इंफिनिटी, सर इंफिनिटी मैं तो पास का नहीं देख पाता सर, इंफिनिटी का कैसे दिखेगा? इतने चश्मे लगा रखे हैं सर मैंने। आपका ऐसा लग रहा है आपको मून दिखाई देता है, सन दिखाई दे रहा है, सन करोड़ों किलोमीटर दूर है, क्या आपको सन मून तारे नहीं दिख रहे? तो नॉर्मल व्यक्ति का हमारा फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। हर चीज का एक्सप्लेनेशन है ना, कोई आपसे पूछे तुझे इंफिनिटी का दिखता है क्या? इंफिनिटी का ये कैसे? फिर सोच अगला एग्जांपल मून, हाँ सर मून तो देख पाता हूं मैं, मून इतना दूर है मतलब करोड़ों किलोमीटर, बोले तो इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का हमें दिखता है, तो हमारा नॉर्मल व्यक्ति का फार पॉइंट इनफाइनाइट, नियर पॉइंट 20। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अब जब फाइनल इमेज इनफिनिटी पर है तो उस समय जो मैग्निफिकेशन होता है इंस्ट्रूमेंट का वो होता है d/f, और फाइनल इमेज को इनफिनिटी बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? आप खुद अपनी 10वीं क्लास आइडिया दीजिए, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? फोकस पे। और खुद सोचिए, थोड़ा दिमाग लगे, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं अपन, पर सोच तो सकते हैं कि यार सर अपन ऐसे सोचते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फाइनल इमेज इनफिनिटी पर तो ऑब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट फोकस पे, और उस समय मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो यू की जगह f, तो पता क्या आएगा? d/f। तो ये ऐसे एकदम सिस्टमैटिक याद होना चाहिए तब मजा है। हाँ सर बोलिए सर फाइनल इमेज कहां? बेटा इनफिनिटी पे चाहिए, तो सर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दो, और सर जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे उस समय इंस्ट्रूमेंट का जो मैग्निफिकेशन आएगा वो d/f आएगा। ये तीनों क्या लेवल याद हो रहे हैं क्या? ऐसे याद होंगे तब तुझे क्लियर होगा। कैसे याद कर? सर फाइनल इमेज कहां चाहिए? इनफाइनाइट पर, सर ऑब्जेक्ट को कहां रख दो? फोकस पे, और इस समय इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन d/f। तो सर ये फिर d/u क्या है? वो जनरल फार्मूला है, ये इसका मिनिमम और मैक्सिमम है, जिस प्रकार बच्चे के मिनिमम 0, मैक्सिमम जनरल तो कुछ भी हो सकते हैं बीच में, तो महसूस करो ना यहाँ से, तो कनेक्टिविटी बैठती है। सर 2 ही केस क्यों पढ़ते हैं? एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम। अब आप कॉलम ऊपर करके कह सकते हो सर कुछ भी कर लो, बच्चे के नंबर इन दोनों के बीच में आए, तो इंस्ट्रूमेंट का जो मैग्निफिकेशन आएगा वो इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आए। नहीं आ पा रहा आपको समझ में? हेलो, तो ठीक है। अब केस नंबर 2 पे आइए, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25, इस समय जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, लिख लो मेरे प्यारे दोस्तों, मैग्नीफाइंग पावर होती है वो होती है 1 + d/f। मैग्नीफाइंग पावर होती है 1 + d/f। फिर सवाल वही बनेगा, अब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? यार ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है साफ। ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? df/d+f पर। ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? df/d+f पर। चलिए देख लीजिए कहां से आया। आप इसको लेंस इक्वेशन लगा के ड्राइव में करके भी दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा, पर आप उसको नोट मत करिएगा, कॉपी मत भरिएगा। ऐसे मैं जैसा आपको चाह रहा हूं आप वैसा समझिए। फाइनल इमेज कहां चाहिए? 25 पे। अरे इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट तो रखना पड़ेगा, तो आपको ऐसे क्रॉस पूछना चाहिए। फाइनल इमेज कहां चाहिए? 25 पे, तो आपको वापस आंसर देना चाहिए ऑब्जेक्ट कहां रखो? df/d+f। कहां से आया वो मैं सिखाता हूं, ये देख तुझे खुद को अच्छा लगेगा। 1/v - 1/u = 1/, पता फाइनल इमेज कहां चाहिए? बोलो डी पर। डी नहीं पूछ, -d क्यों आया कोई बताएगा? क्योंकि इमेज कहां बनी है? पीछे बनी है, देख ले -d, और u नहीं -u, पूछ क्यों? ऑब्जेक्ट भी पीछे है, बराबर 1/f। लिखना मत -1/d + 1/u 1/f, 1/u उधर जाएगा, 1/f + 1/d, एलसीएम fd d+f, ये 1/u उल्टा कर दीजिए, df/d+f। देख लीजिए, तो मैं नहीं चाहता कॉपी भरे, पर मैंने करके भी इसलिए दिखाया, जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें साइन मत रखना, क्योंकि साइन मैंने ऑलरेडी ले लिए, आपको सीधा याद होना चाहिए। तो पूरा याद करो जैसा मैं चाहता हूं। पहला सवाल, सर फाइनल इमेज कहां चाहिए? तो मैं बोलूंगा बेटा 25 पे लाना, बेटा 25 पर, तो आपको अच्छा फिर ऑब्जेक्ट df/d+f पर, और उस समय मैग्नीफाइंग पावर 1 + dy है। इतना सिस्टमैटिक याद होगा तब जाके मजे आएंगे। लिख लीजिए पूरा, और इसमें लिख लें। अब इसमें साइन की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है बताइए? अपने साइन ऑलरेडी डिराइव करते समय यूज कर लिए। नहीं, वो इस u की वैल्यू को यहां रखेंगे तो सॉल्व करने पर ही आएगा। ऐड नहीं किया, u की वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे, किसी में भी साइन नहीं रखना। भाई साहब ये फोटो आपको याद होनी चाहिए, और यहां ये बना लो। ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए बताइए? c और f के बीच में। इमेज रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। इरेक्ट या इन्वर्ट? इरेक्ट। मैग्नीफाइड या डिमिनिश? तो ये लिख लेना, सिंपल माइक्रोस्कोप कैसी इमेज बनाता है? इरेक्ट, मैग्नीफाइड, वर्चुअल। तो आज का होमवर्क क्लियर है?
स्फेरिकल मिरर 1.2 डीपीपी नंबर 10 पूरी करिए और कल सुबह का टास्क नहा धो के ब्रेकफास्ट करके समय पे उठ जाएं, ब्रेकफास्ट करें, तैयारी करें और 10 बजे बैठ जाएं। क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म। प्रिज्म के 24 से 25 क्वेश्चन। एक अलग से कॉपी मेंटेन करें। कॉपी होगी तो क्या होगा? डेडिकेशन रहता है कि कॉपी मुझे पूरी भरनी है दिसंबर तक। हर सेशन होगा, उस सेशन का अपन उसी में नोट करेंगे। चलिए।